वर्तमान समय प्यारे बाबा ने हमको संगम युग की विशेषताओं का ज्ञान सिखलाया है। ये चढ़ती कला का समय है जब हम कलयुग के अंत की, जिसे हम नील कला का अवसर कहते हैं, सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे हम 16 कला संपूर्ण आत्माओं की दुनिया कहते हैं। देवी देवता हैं तो हमारे जैसे ही इंसान, बस अंतर यही है कि वो 16 कला संपूर्ण कहलाते हैं। उनमें हर कला का विकास होता है, उनकी जीवन में वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं, इसलिए संसार स्वर्ग कहलाता है। इन सभी कलाओं को जीवन में डेवलप करने के लिए और उनको धारण किए रहने के लिए, एक होता है हम विकास करते हैं, दूसरा होता है हम विकसित रहते हैं। दोनों के लिए हमें जीवन में कुछ धारणाओं की भी आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है और योग के प्रयोगों की आवश्यकता रहती है। योग लगाने के लिए ज्ञान भी चाहिए और धारणाएं भी चाहिए। जैसे कि प्रातः क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि अन्न की शुद्धि एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है अगर हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो। अगर हम अपने अंदर रचनात्मक प्रतिभाओं का विकास करना चाहते हैं तो भी योग की बहुत आवश्यकता रहती है। आजकल हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको अगर हम साइंटिफिकली उस ज्ञान को सिद्ध नहीं करते तब भी लोग उसको सहज स्वीकार नहीं करते। साइंस की पावर के बारे में तो हम सभी अवगत हैं। बड़े बड़े विनाश के साधन और बड़े बड़े विलास के साधन साइंस ने हमको दिए हैं। मैं सुबह बता रहा था अपने भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की बात। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व के माने हुए वैज्ञानिक हैं और हमारी दादी जानकी, जिसका हम आह्वान कर रहे हैं बांग्लादेश में आने के लिए, वो साइलेंस की पावर की विशेषज्ञ कहलाती है। तो आज की क्लास हम साइंस की पावर और साइलेंस की पावर के ऊपर रखते हुए दादी जानकी से शुभारंभ करेंगे और दादी जानकी पर ही उसका अंत करेंगे। आज আমরা সাইলেন্সের শক্তি এবং সায়েন্সের শক্তি, এই দুটো শক্তিকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি তা সম্পর্কে আমরা জানব। সেই সাথে আমরা দাদি জানকীজিকে আহ্বান করব যাতে তিনি এখানে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। तो कुछ महीने पहले की बात है, कि কয়েক মাস আগের কথা, दादी जानकी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में बुलाया। डॉक्टर APJ আব্দুল কালাম দাদি জানকীজিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেকেছিলেন। और जैसे आमतौर पर राष्ट्रपति बड़े लोग होते हैं, 15-20 मिनट का अधिक से अधिक समय देते हैं, तो शी वॉज इन्वाइटेड ओवर ए ब्रेकफास्ट। तो दादी जानकी और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बैठे हुए थे, उनके ADC खड़ा था और वो देख रहा था कि थोड़ी आपस में चर्चा करके नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे 10-15 मिनट के अंदर। लेकिन उसने देखा कि दादी ने थोड़ा सा डॉक्टर अब्दुल कलाम को समझा के और उसको दृष्टि देना शुरू किया। तो সেখানে ভেবেছিলেন
সেখানে দাদি জানকীজি এপিজে আব্দুল কালামের সাথে বসেছিলেন। তো তার পার্সোনাল সেক্রেটারি ভেবেছিলেন যে 10-15 মিনিট সেখানে বসে কিছু কথা বলবেন, এরপরে ব্রেকফাস্ট করে চলে যাবেন, কারণ তখনও হয়তো তিনি ব্রেকফাস্ট করেননি, এটা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু দাদি জানকীজি 5-10 মিনিট এপিজে আব্দুল কালামের সাথে কথা বলে এরপর ওনাকে দৃষ্টি দেওয়া শুরু করে দিলেন। और डॉक्टर अब्दुल कलाम को बहुत प्यार है दादी जानकी से, तो जैसे ही दादी जानकी ने दृष्टि देना शुरू किया, उसने लेना शुरू कर दिया और 10 मिनट तक लगातार दादी जानकी उसको दृष्टि देती ही रही और डॉक्टर अब्दुल कलाम को बहुत सुखद अनुभव होना शुरू हुआ। এরপর দাদি জানকীজি একটানা 10-15 মিনিট দৃষ্টি দিয়েছেন এবং এপিজে আব্দুল কালাম তিনিও একটানা অনেক সুখ অনুভব করেছেন। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, दादी आप मुझे साइलेंस की शक्ति का अनुभव करा रही हैं? तो ऐसा पूछते हैं बड़े प्यार से। তো তিনি অনেক স্নেহের সাথে দাদিজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, দাদিজি আপনি আমাকে সাইলেন্সের শক্তি অনুভব করাচ্ছেন? और दादी जानकी ने कहा, मेरा यही काम है भाई, मैं सबको शांति की शक्ति का अनुभव ही कराती हूँ। তো দাদিজিও উত্তর দিয়েছিলেন যে এটাই আমার কাজ, আমি সবাইকে শান্তির শক্তি অনুভব করাই। तो डॉक्टर कलाम को बहुत सुखद अनुभव हो रहे थे एंड ही वाज सो डिलाइटेड एंड देन ही सेज, आज मुझे एहसास हो रहा है कि साइलेंस की पावर भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। साइंस की पावर तो मैं जानता हूँ, लेकिन साइलेंस की पावर में भी बहुत शक्ति है, ऐसा आज मुझे पहली बार आभास हुआ। তো ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরও সায়েন্সের শক্তির সাথে সাথে সাইলেন্সের শক্তিরও অনেক দরকার রয়েছে। আমরা বিজ্ঞানের শক্তি সম্পর্কে অনেক জানি, কিন্তু নিজের মাঝে শক্তি ভরার জন্য এই সাইলেন্সের শক্তি অনেক জরুরি। हम लोग आज सुबह भी 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे थे कि हम अपनी 5 स्वरूपों की अनुभूति करते हैं, तो उसमें एक बिंदु रूप की अनुभूति होती है, एक हमारी देवता स्वरूप की अनुभूति है, पूज्य स्वरूप की अनुभूति है, ब्राह्मण स्वरूप की अनुभूति है और फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। तो 5 अलग अलग स्थितियों की अनुभूतियाँ बाबा ने हमको करना सिखलाया है। তো বাবা আমাদের 5 স্বরূপের অনুভব করানো শিখিয়েছেন। প্রথম হলো বিন্দু স্বরূপ স্থিতি, এরপর হলো দেবতা স্বরূপ স্থিতি, এরপরে হলো ব্রাহ্মণ, এরপর হলো ফরিস্তা এবং এরপর হলো দেবতা স্বরূপ। তো এইভাবে 5 স্বরূপের স্থিতির অনুভব বাবা আমাদের করিয়েছেন। संगम युग का हम बच्चों को जिनको ज्ञान है, वही इन 5 स्वरूपों की स्थिति को भी अच्छी तरह समझते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु रूप की स्थिति होती है परम धाम में, ये अभी हमको संगम में इसका ज्ञान हुआ। फिर देवता स्वरूप की अनुभूति होती है सत्युग में, ये भी अभी हमें बाबा ने समझाया है। फिर पूज्य स्वरूप की अनुभूति शुरू हो जाती है द्वापर युग के प्रारंभ में, ये भी बाबा ने हमको अभी समझाया है। ब्राह्मण स्वरूप की अनुभूति अब होती है कलयुग के अंत में संगम में, आदि से ही हमको ब्राह्मण स्वरूप की अनुभूति होती है। और जैसे जैसे हम संगम युग के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, तो हम फरिश्ते स्वरूप का अनुभव बढ़ाते जा रहे हैं और फिर वापस अभी हमको घर जाना है। ये हमें बार बार बाबा याद दिलाता है। दादी जानकी की जगह पहले दीदी मनमोहिनी हुआ करती थी यज्ञ में दादी प्रकाशमणि के साथ, तो दीदी का तो स्लोगन था कि सदा ध्यान रहे कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये अनुभूति करते रहने से हमको परमधाम की याद भी आती रहती है और हम बीज रूप अवस्था का बहुत सुखद अनुभव करते हैं। তো এইভাবে বাবা আমাদের শিখিয়েছেন যে এই সঙ্গম যুগে আমরা যারা এই জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝতে পারবো, তারাই কি করতে পারবো, এই 5 স্বরূপের প্র্যাকটিস ভালোভাবে করতে পারবো। তো প্রথম যে স্বরূপ সেটি হলো যে পরম ধামের বিন্দু স্বরূপের স্থিতি বাবা আমাদের শিখিয়েছেন। আমরা এখন যে কোনো মুহূর্তে চাইলেই বিন্দু স্বরূপ স্থিতি অনুভব করতে পারি। এরপরে হলো সত্যযুগের দেবী দেবতা স্বরূপ, যেখানে আমরা অত্যন্ত সুখে থাকবো, সেই সুখের স্থানকে অনুভব করা, এটাও বাবা শিখিয়েছেন। এরপরে দাপর যুগে পূজ্য স্বরূপ
মানে আমাদের পূজা হচ্ছে, ভক্তরা আমাদের আহ্বান করছে, তো সেই স্বরূপও বাবা আমাদের শিখিয়েছেন। এরপরে বর্তমান সঙ্গম যুগে আমরা ব্রাহ্মণ স্বরূপ, যা আমরা এখন এই জ্ঞানের মাধ্যমে বর্তমানে অনুভব করছি, বাবা তা আমাদের শিখিয়েছেন। এরপরে হবে ফরিস্তা স্বরূপ, যা বাবা আমাদের শিখিয়েছেন, আর এটাই হলো আমাদের আসল লক্ষ্য। তো মধুবনে এখন তো জানকী দাদিজি রয়েছেন, তো এর আগে দাদি প্রকাশমণিজির সাথে যিনি ছিলেন মনোহর ইন্দ্রা দাদিজি, তিনি এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। তো দাদিজি বলতেন একটা কথা বারবার, যে সবসময় একটা দিকে ধ্যান রাখবে যে এখন আমাদের ঘরে চলে যেতে হবে। तो हम बच्चों को जो अनुभूतियाँ योग में होती हैं उनका हमारी देह पर, हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है, और वो जो प्रभाव है वो आजकल ऐसे विज्ञान के माध्यम निकल आए हैं. Science is also becoming very subtle, so we have got very good meters which can measure the reaction of these subtle stages on our brain. তো সেই সাথে এই যোগ আমরা যে করি তার বিশেষ প্রভাব আমাদের মন এবং বুদ্ধির ওপর পড়ে, এবং সেই সাথে বিজ্ঞানও যে রয়েছে, বিজ্ঞানের আকর্ষণ বিকর্ষণ, সেই সাথে অন্যান্য যে শক্তিগুলো রয়েছে সেগুলোরও বিশেষ প্রভাব আমরা দেখতে পাই। जो विज्ञान का ऐसा उपकरण है जिससे हम दिमाग की वेव्स को नापते हैं उसे EEG मीटर कहा जाता है। তো আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে শক্তিটা দেখতে পাই সেটাকে বলা হয় ইজি মিটার। आपने ECG तो सुना है ना? ECG समझते हैं? जो समझते ECG हाथ उठाओ। তো আপনারা ইসিজি এই নামটা What is শুনেছেন? ECG? ইসিজি কি? क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर यहाँ हृदय में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएं, एक इधर, तो उससे जो कंप्यूटर पर रीडिंग्स आती हैं और जो मीटर उसको मेजर करता है उसे ECG मीटर कहते हैं। তো বুকের দুই পাশে দুটো পয়েন্টে ফিট করে দিয়ে তারপরে কি করা হয়, কম্পিউটারের মাধ্যমে সেটাকে পরিমাপ করা হয় এবং কম্পিউটার আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে বুকের অবস্থানটা কি রয়েছে, একে বলা হয় ইসিজি মিটার। हमारे हार्ट का लेफ्ट और राइट पोर्शन है, उसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो ECG कहलाता है। আমাদের ऐसे ही বুকের বাম দিকে যে অবস্থানটা রয়েছে সেটিকে বলা হয় ইসিজি। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है इसके भी 2 साइड हैं। আমাদের মাথায়ও দুটো ভাগ রয়েছে, इसे দুটো সাইড लेफ्ट রয়েছে। ऑक्सीपिटल कहते हैं, इसको राइट ऑक्सीपिटल कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन ऐसा बोलते हैं। একটিকে বলা হয় লেফট ব্রেন আর একটিকে বলা হয় রাইট ব্রেন। तो 2 इलेक्ट्रोड अगर एक इधर और एक इधर लगा दिया जाए और EG चार्ट अगर ब्रेन का निकाला जाए तो उसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलियोग्राफ EG कहते हैं। তো এরপরে মাথার দুই পাশে দুটো মেশিনের দুটো কারেন্ট সংযোগ করে দিলে পরে যেটা পাওয়া যায় সেটাকে কম্পিউটারে দেখা যায়, তো একে বলা হয় ইজি গ্রাম। और आजकल मीटरिंग करने के लिए कोई कनेक्शन तार का जोड़ना भी आवश्यक नहीं है, रिमोट से भी आप मेजर कर सकते हैं। तो एक वैज्ञानिक अगर अपने टेस्ट लैब में बैठा है, मान लिया उसको हम नीचे ऑफिस में बिठा देते हैं और आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, आप दिन भर कोई भी अपना काम कीजिए, 24 घंटे आप किचन में काम कर रहे हैं, आप क्लास करा रहे हैं, आप अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका EG चार्ट नोट होता रहता है। और ऐसा देखा जाता है कि जब हम बहुत एक्टिव हैं और हमारा ब्रेन बहुत टेंशन में है तो EG चार्ट में बड़ी हाई फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं, और जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं तो EG चार्ट में थोड़ी लोअर फ्रिक्वेंसीज आती हैं, और जब हम नींद में चले जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज, लोअर फ्रिक्वेंसीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। তো সেই মেশিনে দেখা যায় যে বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তির ফলে আপনি এক জায়গায় বসে রয়েছেন, সেখানে বসে আপনার অবস্থানটা কি রয়েছে সেটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। এখন বিজ্ঞান এত বেশি উন্নত হয়ে গেছে যে আপনাকে বসে সুইচ অন করতে হবে না, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে আপনি সুইচ অন অফ করতে পারেন। এরপর যেটা দেখা যায় যে আমাদের মস্তিষ্কের মাঝে যা কিছু হচ্ছে সেটাকেও সেই মেশিনের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। যেমন আপনি কখন কোন কাজ করছেন, আপনি রান্নাঘরে কাজ করুন বা
এই রুমেই ক্লাসে কাজ করুন অথবা যে কোনো জায়গায় যে কাজ করুন না কেন, আপনার ব্রেন যতক্ষণ অ্যাক্টিভ থাকে ততক্ষণ আপনার ব্রেনের পজিশনটা নর্মাল ওয়েতে দেখা যায়। এরপর হঠাৎ যদি আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তখন সেই জায়গায় আপনার মেশিনে এলোমেলো অবস্থানটা দেখা যায় ব্রেনের পজিশনে। এর পরবর্তীতে যখন আপনি ঘুমিয়ে পড়েন, তখন সেই জায়গায় পুরোপুরি সাইলেন্সের সেই ডিমোশনের ক্ষেত্রে নিম্ন অবস্থানটা দেখা যায় এবং সেখানে প্লেন রেখাগুলো প্রকাশ পায়। तो इस प्रकार अगर हम किसी को कहें कि आज এইভাবে तो मुझे যদি योग का बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, तो ईजी चार्ट में पता लग जाएगा कि वो फ्रीक्वेंसीज लोअर हैं, आपको सचमुच अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बहुत टेंशन है, मान लिया आप बोलते हैं, तो आपका ईजी चार्ट आपको बता देगा कि एकदम बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज हैं तो टेंशन है, अगर नहीं है तो नहीं है। यानी अभी आप कोई एक्टिंग करके झूठ बोल के कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। वो आपका ईजी मीटर आपको बता देता है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं और सचमुच अंदर क्या हो रहा है, जो अनुभूति कर रहे हैं और वही अगर आप बोल रहे हैं तो बेस्ट है, वो वैसे ही दिखाएगा। और अगर आपने कुछ नहीं ठीक बोला तो भी मालूम पड़ जाता। তো সেইভাবে আপনার ভেতরে যে ইজি চার্ট রয়েছে, সেই চার্ট আপনাকে সব কিছু বলে দেয় যে আপনি কখন কি করছেন। আপনি যখন কাজ ঠিকমতো করছেন তখন আপনার ফ্রিকোয়েন্সি নর্মালভাবে আপনাকে স্বাভাবিক দেখা যায়। যখন আপনি ভালোভাবে যোগে ভালো অনুভব করছেন, তখন সেটাও আপনার চেহারায় দ্বারা প্রকাশ পায়। তখন সেই জায়গার ফ্রিকোয়েন্সি আপনার চেহারা দ্বারা বোঝা যায়। এরপরে যদি আপনি কোনো একটা ভুল কাজ করে ফেললেন বা কোনো একটা কিছু করে ফেললেন, তখন সেটাও আপনার সেই ইজি চার্ট আপনাকে বলে দিচ্ছে যে আমার মনের ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে। वैसे भी जीवन में स्ट्रेस का कारण ये होता है कि हम जो सोचते हैं वही अगर हम बोलें, वही अगर हम करें, तो हमारी लाइफ कभी स्ट्रेसफुल नहीं होती है। इफ़ वी हैव हार्मनी इन आवर थॉट्स, इन आवर वर्ड्स एंड इन आवर डीड्स, देन देयर इज़ नो स्ट्रेस। द स्ट्रेस ओनली कम्स when we think something else, we speak something else and we do something else. যদি আমরা যা ভাবি তা যদি আমরা করি এবং বলি, তাহলে আমাদের মাঝে কখনোই স্ট্রেস নামক জিনিসটা আসবে না। तो तनाव मुक्त होना है तो संकल्पों में, शब्दों में और कर्मों में श्रेष्ठता भी लाएं और समानता भी लाएं। তো যদি নিশ্চিন্ত হতে হয়, তাহলে আমাদের চিন্তার সাথে কথা, কর্ম এবং ব্যবহারে সমানতা নিয়ে আসতে হবে। तो बहुत सही तरीका है ये तनाव से मुक्त होने का। খুব সহজ পদ্ধতি রয়েছে এই চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जीवन में हमारा जीवन आजकल बड़ा कठिनाइयों का जीवन है, तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, तरह तरह की परिस्थितियों में से गुजरना होता है, और वैसे भी दिन भर कार्य करते रहते हैं तो एनर्जी बहुत खर्च होती है और रात को हम बहुत थक जाते हैं। তো ঠিক সেইভাবে আমরা অনেক ধরনের কাজ করে থাকি, আমাদের বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে মিশতে হয়, বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু এভাবে আমরা ননস্টপ কন্টিনিউয়াস কাজ করতে করতে দেখা যায় যে রাতের বেলা আমরা অনেক বেশি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের কোনো প্রকারের কাজ করার শক্তি থাকে না। जब बहुत थक जाते हैं तो क्या होता है? যখন খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে যায় তখন কি অবস্থা হয়? क्या होता है? কি क्या হয়? करते हैं फिर? কি করেন बोलो बेटा, आप बताओ। বলেন। जी जी भाई साहब। बस तेज हो जाती है। और क्या होता है रात को? नींद आ जाती है और कुछ नहीं है। শুধু मैं ঘুম बहुत আসে, सहज আর सवाल কিছু না। पूछूंगा, मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा। तो हम लोग जब बहुत थक जाते हैं, बहुत टेंशन हो जाती है और बहुत थक जाते हैं, तो हम सो जाते हैं। যখন আমরা খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমরা ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ি। और सो जाते हैं तो सुबह फ्रेश उठ जाते हैं। যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন এরপরে সকালে এসে একেবারে পুরোপুরি ফ্রেশ হয়ে যাই ঘুম থেকে উঠে। तो बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसीज और दोनों साइड्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इधर अगर 21 हर्ट्ज चल रहा है, इधर 18 हर्ट्ज चल रहा है, तो वो भी एक स्ट्रेस का मेजर होता है। तो बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसीज होने से हम थक जाते हैं খুব বেশি ফ্রিকোয়েন্সি और- বেড়ে গেলে পরে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে যাই। और जब सो जाते हैं तो फ्रीक्वेंसीज अपने आप स्लो हो जाती हैं। যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন ফ্রিকোয়েন্সি অটোমেটিক্যালি স্লো হয়ে যায়, ধীর গতি थोड़ी সম্পন্ন देर হয়ে के যায়। लिए बहुत स्लो हो जाती हैं, उसको डेल्टा वेव कहते हैं। সামান্য সময়ের জন্য পুরোপুরি একদম ধীরে হয়ে যায়, তখন সেটাকে বলা হয় ডেল্টা স্থিতি। और उसे हम कहते हैं आदमी गहन निद्रा में चला गया।
আর একেই বলা হয় যে আমরা গভীর নিদ্রাতে ডুবে গেছি। और उसके बाद जब हम उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं। এরপরে আমরা যখন উঠে পড়ি তখন আমরা পুরোপুরি ফ্রেশ অনুভব করি। योग भी जब हम लगाते हैं যোগ যখন আমরা করি तो उससे में भी हमारी जो स्पीड ऑफ थॉट्स होती है वो शेखने- ब्रेन वेव के रूप में ईजी चार्ट रूप में आ जाती है। সেখানে আমাদের যখন আমরা যোগে বসি তো ব্রেনে আমাদের ইজি চার্ট চলে আসে। जैसे ही हम अंतर्मुखी चिंतन शुरू करते हैं तो स्लो वेव पैटर्न शुरू हो जाता है। যখন আমরা অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তা শুরু করি তো তখন আমাদের ব্রেনে স্লো ওয়ে দেখা যায়। तो रूहान की स्थिति होती है तब भी थोड़ा स्लो होना शुरू होता है। जखन- उसके बाद गहन योग में जाना शुरू हो जाते हैं और हम फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, या और भी जाकर हम बिंदु रूप में स्थित हो जाते हैं तो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। যখন আমরা রুহ রিহান করি তখন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এরপরে যখন আমরা অনুভব করতে থাকি এবং অনুভব করতে করতে যখন আমরা বিন্দুস্বরূপ স্থিতিতে যাই, ফরিস্তা স্বরূপ থেকে বিন্দুস্বরূপ স্থিতিতে যাই, তখন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি সম্পূর্ণ স্লো হয়ে যায়। तो योग में भी हम देवभान से अलग हो जाते हैं যোগের মাধ্যমেই আমরা দেহভানের থেকে আলাদা হয়ে যেতে और পারি नींद में भी देवभान से अलग हो जाते हैं। এবং ঘুমের দ্বারাও আমরা দেহভানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেতে পারি। इसलिए फ्रीक्वेंसीज लो हो जाती हैं। এজন্যই ফ্রিকোয়েন্সি ধীর গতি সম্পন্ন হয়ে যায়। नींद में थोड़ी देर के लिए डेल्टा वेव आती हैं तो हमें बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। जैसे हम डेल्टा वेव में हों तो हम बहुत परमात्मा की शक्ति को पकड़ सकते हैं, बहुत कस के शिव बाबा की शक्ति को पकड़ते हैं तो बहुत रिफ्रेशमेंट महसूस होती है। ঘুমের মাঝে আমরা যতটুকু পরিমাণে সামান্য পরিমাণে যে ডেল্টা স্থিতি প্রাপ্ত করি সেই স্থিতির মাধ্যমে আমাদের মাঝে অনেক বেশি কসমিক শক্তি চলে আসে এবং যোগের গভীর পর্যায়েও আমরা পরমাত্মার কাছ থেকে যে গভীর শক্তি অনুভব করি তার মাধ্যমেও আমাদের মাঝে অনেক বেশি শক্তি চলে আসে। जैसे कल शाम को मैं आपको सुना रहा था कि जब- पहले दिन जब मैं ज्ञान में आया 18 जनवरी को और मुझे दृष्टि मिली और मैं वतन में चला गया, तो 1 घंटा वतन में रहे, सूक्ष्म वतन में बिल्कुल देवभान से अलग, और जब नीचे आए तो भी वापस वाणी में जाने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत अनुभूति, जो सुखद अनुभूति होती है वो आदमी को खींचती रहती है। তো যেমনিভাবে আমি গতকাল বলেছিলাম আপনাদের যে আমি যেদিন প্রথম এই জ্ঞান পেয়েছিলাম 18ই জানুয়ারি, তো সেদিন আমি প্রথমেই যে অনুভব করেছিলাম সেই ফরিস্তা স্বরূপের প্রথমে আমি কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে অনুভব করেছিলাম যে আমার নিজেকে নিজে অনুভব করেছিলাম লাইট আর মাইট, এবং এরপরে আমি বতনে চলে গিয়েছিলাম এবং সেখানে পুরোপুরি 1 ঘন্টা নন স্টপ আমি পুরোপুরি বতনের অনুভব করেছি। তো এই অনুভব কি করে, এই অনুভব আমাদের আত্মাকে কি করে, আকর্ষিত করে সেই সুখদায়ী অনুভবে ডুবে থাকার জন্য। এবং বতন থেকে যখন ফিরে এসেছিলাম তারপর তখন আমার কি হয়েছিল, তখন আমার আর কথা বলার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তো এই সুখের অনুভূতিতেই আমি ডুবে গিয়েছিলাম। कभी कभी हमारा योग बहुत अच्छा लगता है কখনো কখনো আমাদের যোগ খুব ভালো লাগে, तो उसके बाद जब हम उठते हैं तो कितने फ्रेश फील करते हैं। এরপর আমরা যখন উঠে পড়ি তখন আমাদের কত ফ্রেশ অনুভব হয়। कभी भी आप अच्छा सायंकाल को, आज जैसे 7 से 7:30 का समय है, हम बहुत अच्छा योग करेंगे तो आपको बड़ी सुखद अनुभूतियाँ होती रहेंगी। আজ 7 থেকে 7:30টা পর্যন্ত আমরা যে যোগ করব সেখানে আপনাদের অনেক সুখের অনুভূতি হবে। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ईजी चार्ट के बारे में बोर्ड पर समझा देता हूँ। এখন আমি আপনাদের ইজি চার্ট সম্পর্কে বোর্ডে কিছু বলবো। जैसे योग में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, ऐसे नींद में भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। যেমন যোগেরও ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি রয়েছে, তেমনি এই ঘুমেরও ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় রয়েছে। इससे पहले कि हम नींद के बारे में चर्चा करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्यों सोते हैं। আমি আপনাদের প্রথমে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমরা কেন ঘুমাই। हर रोज़ 6-7 घंटा सो जाते हैं। প্রতিদিন আমরা প্রায় 7 ঘন্টা ঘুমাই। जितना वर्क प्लेस में हम अधिक से अधिक टाइम देते हैं, ऐसे ही अपने बेडरूम में भी हम बहुत सारा टाइम देते हैं। যতটা আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে সময় দেই ততটা আমাদের বেডরুমেও আমরা সময় দেই। जैसे योग में हम माइंड मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, ऐसे अगर हम स्लीप मैनेजमेंट करना सीख जाएं, दिन की चर्चाओं में, व्यवहार में अगर हम अपने माइंड को सेट करना सीख जाते हैं तो तनाव मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अगर नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाए
तो आपके 24 घंटे बहुत सुंदर हो जाते हैं। আমরা এই কর্মের ব্যবহারের মধ্যে যদি আমরা নিজের মনকে যদি সেট আপ করতে পারি, নিজের মনকে যদি কন্ট্রোল করা শিখে যাই, তখন আমাদের এক সুখের অনুভূতি হবে। সেই সাথে আমাদের ঘুমের ক্ষেত্রেও যে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় রয়েছে সেটিকেও যদি আমরা ঠিক করতে পারি, তখন আমাদের 24টা ঘন্টাই ভালোভাবে যাবে। योग द्वारा भी हमारी मेमोरी पावर बहुत इम्प्रूव होती है। যোগের দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কের শক্তি, স্মৃতি শক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। ऐसे ही नींद जो है वो भी एसेंशियल है हमारे ब्रेन को रेस्ट देने के लिए। তেমনিভাবে সেই ঘুমটাও আমাদের ব্রেনকে রেস্ট দিয়ে থাকে। आप लोग क्या समझते हैं कितना घंटा सोना चाहिए? আপনারা কি বলবেন, কত ঘন্টা আমাদের ঘুম যাওয়া দরকার? कितना घंटे सोना चाहिए? 5 কত ঘন্টা সময় 6 দেওয়া দরকার? 5 सच सच बोलना कितना घंटा सोना चाहिए? 8 आवर्स? कितना सोना चाहिए? निश्चिंत होकर बोलिए, डॉक्टर लोग बहुत सुनाते हैं ना। आप बोले बेटे कितना सोना चाहिए? आप बताइए, ये 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, इसका क्या नाम है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 4 आवर्स का। नहीं, लेट्स कितना घंटे सोना चाहिए? कितना घंटे सोते हैं आप? कितने बजे सोते हैं आप? कितने बजे सोते हैं? কখন ঘুমাও, কটার সময় ঘুমাও? सदा के लिए नहीं, नॉर्मली कितने बजे? सदा के लिए सोना तो फिर एक ही बार होता है। 11 बजे सो जाते हैं। उठते कितने बजे हैं? अंदाजन 5-6 बजे, 3 बजे, 10 बजे? 6 बजे तक उठ जाते हैं। 10-11 बजे सोती है, 6 बजे उठ जाती है और बोलती है 4 घंटे सोना चाहिए। बैठो बैठो। मैंने चाहती हूँ कि 4 घंटा सोने के लिए, परंतु नींद और ज़्यादा समय। अच्छा, लेटना बहुत देर पड़ता है, नींद सिर्फ 4 ही घंटे आती है। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ। मनोज भाई, द डॉक्टर से दैट वी शुड स्लीप फ्रॉम 6 to 8 आवर्स। ओके, एनी सिस्टर, कितना सोना चाहिए? बहनों की तरफ से कोई बोलो। 8 आवर्स। कौन बोला 8 आवर्स? 8 आवर्स, डॉक्टर से 8 आवर्स। कितने बजे आप सोते हो? 11 बजे। कितने बजे उठते हो? 3:30-4 बजे उठ जाती है। वो बच्ची कहती थी कि 4 घंटे सोना चाहिए, वो एक्चुअली 8 घंटा सोती है, 7 घंटा। और माता जी बोलती है कि 8 घंटा सोना चाहिए, वो 4.5 घंटा सोती है। मनोज भाई कितना सोते हो आप? कितने बजे सोते हो? उठ जाइए, सच बोलिए, खड़े हो जाइए। नॉर्मली व्हाट टाइम डू यू स्लीप ऑन एन एवरेज? अराउंड 12। रात को 12-1 बजे सोते हैं। सुबह कितने बजे उठ पाते हैं? क्या बोले? 4 से 6 6 और 4 से 6 7 के बीच में उठ जाते हैं। हाँ। यानी 12 के बाद सोए और 4 से 6 के बीच में उठे, एवरेज 5 आवर्स, 6 आवर्स, 5-6 आवर्स। आप? ग्यारह बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? 11 बजे सोते हैं, 4-5-6 बजे कभी उठते हैं। अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा, पता लग जाए अभी। অমৃতবেলা কারা কারা উঠেন? Okay, হাত okay. উঠান। डॉक्टर्स पहले कहा करते थे वी शुड स्लीप फ्रॉम 6 to 8 आवर्स। ডাক্তাররা বলে থাকেন আমাদের ঘুমাতে হয় 6 থেকে 8 ঘন্টা। अभी भी कई डॉक्टर कहते हैं 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट जो विज्ञान ने रिसर्चेस की हैं उन्होंने कहा है कि 6 से 8 घंटा सोना महाभारत की कथा की तरह है। जैसे महाभारत कथा प्राचीन कथा हो गई, कोई उसको याद नहीं करता है कौन 2000 साल पहले, 4000 साल पहले क्या हुआ था, कौन जाने हुआ या नहीं हुआ। 6 to 8 hours theory has been now abolished. তো সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান বলেছে যে 6 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমানোর কোনো প্রয়োজনই নেই। इसलिए कि आप लोगों ने, जिसने भी मैंने आपसे पूछा कि आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, आप सभी ने 5-6 घंटे का अपना अनुभव सुनाया। एक्चुअली आप सभी 5-6 घंटा ही सोते हैं। सिर्फ हम ये डॉक्टरों से सुनते हैं कि 6 to 8 आवर्स सोना चाहिए। अच्छा, किसके लिए सोना चाहिए? बॉडी को रेस्ट देने के लिए या ब्रेन को रेस्ट देने के लिए? কাকে ब्रेन को? রেস্ট দেওয়ার জন্য पक्का? ঘুমানো अरे ये तो দরকার? सब तपस्वी बहुत अच्छे साइंटिफिक नॉलेज वाले हैं। ব্রেনকে রেস্ট आमतौर দেওয়ার पर জন্য। लोग बोलते हैं कि बॉडी को रेस्ट देने के लिए।
बॉडी के लिए ऐसा वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि केवल कोई भी हमारे शरीर में ऐसा बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है जो आधे घंटे से ज़्यादा जिसको रेस्ट की आवश्यकता हो। आधा घंटा इंटरमिटेंटली रेस्ट दे दो तो शरीर के मसल वसल जो थके होते हैं सब ठीक हो जाते हैं, তো लेकिन ब्रेन को रेस्ट की आवश्यकता है। শারীরিক শরীরকে রেস্ট দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান বলেছে যে আধা ঘন্টার বেশি শরীরকে রেস্ট দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই, তবে ব্রেনকে রেস্ট দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। एक और नई थियोरी निकली है कि जो लोग 7.5 घंटे से ज़्यादा एज ए हैबिट्स होते हैं, कई लोग बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना 8-10 घंटा सोना चाहते हैं, जो लोग कई लोग रात को 12 बजे सोएंगे सुबह 10 बजे उठेंगे, आजकल के बच्चे ऐसे भी होते हैं, लेकिन जो 7.5 घंटे से ज़्यादा सोएगा तो जल्दी मर जाएगा, ध्यान रखना। যে 7.5 ঘন্টার বেশি সময় ঘুমাবে সে খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করবে। So sleep more, die early. Do we want to do that? স্লিপ মোর ডাই আর্লি মানে Or we want to sleep less, live longer? What যত do you আমরা want? ঘুমকে ত্যাগ করব তত আমরা দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হতে क्या পারব। चाहते हैं आप लोग? আপনারা কি চান? थोड़ा सोना, लंबा जीवन जीना, या बहुत सोना और जल्दी मर जाना? क्या चाहिए? অল্প ঘুমানো বেশি দিন বাঁচা নাকি বেশি ঘুমানো অল্প সময় বাঁচা? क्या चाहते हैं কি চান আপনারা? जी? अच्छा, थोड़ा सोना, लंबा जीवन जीना। आत्मा को हमेशा जीना अच्छा लगता है, आत्मा आत्मा को कर्म करना अच्छा लगता है। सोल आत्मा- इज समथिंग विच इज ऑलवेज एक्टिव एंड अलर्ट. इट लाइक्स टू बी एक्टिव, alert, it likes to be very attractive and active as well. আত্মা বেঁচে থাকতেই বেশি পছন্দ করে এবং আত্মা বেঁচে থেকে কর্ম করতেই বেশি পছন্দ করে এবং কর্ম করে নিজে হালকা থাকতেই বেশি ভালোবাসে। बाबा कहते हैं जो राजयोगी होता है वो अलर्ट भी होता है, एक्टिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। তো বাবা বলেন যে রাজযোগী হবে সে সব সময়ের জন্য অ্যালার্ট থাকবে, অ্যাক্টিভ থাকবে এবং অ্যাট্রাকটিভও থাকবে। एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि हम सिर्फ 1.5-2 घंटे के स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। वी स्लीप इन साइकिल्स বিজ্ঞান বলেছে যে আমরা 7-8 ঘন্টা শোয়ার কথা বললেও of কিন্তু আমরা 1.5 ঘন্টা 90 বেশি to ঘুমাই না। 120 minutes only. আমরা 90 থেকে 120 মিনিট মাত্র ঘুমাই। अभी कैसा लग रहा है? 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा सब चला गया। हम लोग केवल 1.5-2 घंटे के स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। स्लीप साइकिल का मतलब होता है, अगर आपका ईजी चार्ट बनाया जाए, सोने का मैं चार्ट अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। हमारे ईजी चार्ट में 4 तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। আমাদের ইজি চার্টে মাত্র 4 ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। पहली फ्रीक्वेंसी है बीटा वेव्स। প্রথম ফ্রিকোয়েন্সি হলো বিটা जो ওয়েভ। हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज मोर देन 13 हर्ट्ज पर सेकंड, यानी हाई फ्रीक्वेंसी है ये। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है, आप जो सुन रहे हैं उतने बोलिए। তো এর হাই ফ্রিকোয়েন্সি হলো 13 ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है जब हम जगे हुए होते हैं। व्हेन वी आर अवेक, देन वी एमिनेट हाई फ्रीक्वेंसीज। এরপর আমরা জেগে যাই। जब हम जगे हुए हैं, अभी जैसे आप सब जगे हुए हैं, अगर आपका ईजी चार्ट लिया जाए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, तो सबकी फ्रीक्वेंसीज 13 हर्ट्ज से ज्यादा, समझो 15 हर्ट्ज के आसपास आएंगी। যদি আপনাদের এখন ইলেকট্রো হার্জ লাগিয়ে দেওয়া হয় তো আপনাদের 15 থেকে 20 হার্জ পাওয়া যাবে। जब आदमी सोना शुरू करता है, उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, तो अल्फा वेव शुरू हो जाती है। যখন আপনারা শুয়ে পড়েন এবং ঘুমানো স্টার্ট করেন তখন আপনাদের আলফা ওয়েভ শুরু হয়ে যায়। अल्फा वेव्स होती है 8 to 12 हर्ट्ज पर सेकंड। আলফা ওয়েভ হয়ে থাকে 8 থেকে 12 হার্জ পার সেকেন্ড। उसके बाद जब आप थोड़ा गहरी नींद में जाना शुरू हो जाते हैं, नींद की ओर बढ़ते हैं, तो फ्रीक्वेंसीज थीटा वेव्स हो जाती हैं। थीटा वेव्स इज 4 to 8 हर्ट्ज पर सेकंड। তো এরপরে আপনারা যখন গভীর ঘুমে যেতে থাকেন তখন সেখানে আমাদের थीटा वेव्स 4 to 8 हर्ट्ज पर सेकंड, थोड़ा स्लो वेव हो जाता है। 4 থেকে 8 यानी हाई फ्रीक्वेंसी है जब आप जगे हुए हैं, जब आप सोना शुरू करते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं, और लोएस्ट सबसे स्लो फ्रीक्वेंसी जो है वो है डेल्टा वेव। সবচেয়ে স্লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি হলো ডেল্টা ওয়েভস। डेल्टा वेव इज 0.5 to 3.5 हर्ट्ज पर सेकंड। এর হার্জ হলো 0.3 to 0.5 হার্জ पर ये सेकंड। जो फ्रीक्वेंसी नापेगा ना, बहुत स्लो फ्रीक्वेंसी नापता है। अब आप जगी हुई स्थिति से गहरी नींद में चले जाएं और गहरी नींद से वापस
जगी हुई स्थिति में आ जाएं, यानी बीटा वेव से थीटा वेव डेल्टा वेव में गए और डेल्टा वेव से वापस बीटा वेव में आ गए, इसको कहते हैं स्लीप साइकिल। তো আপনি যখন জেগে থাকা থেকে গভীর ঘুমে চলে যাচ্ছেন আবার গভীর ঘুম থেকে যখন इसी को আপনি स्लीप জেগে साइकिल যাচ্ছেন कहेंगे ना। তখন একে বলা হচ্ছে जगे sleep हुए cycle। हैं, धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए और उसके बाद बहुत गहरी नींद से उठकर बाहर आए, तो उसको एक साइकिल कहेंगे, ऐसे बोलेंगे। तो ये स्लीप साइकिल केवल 1.5 घंटे से 2 घंटे का होता है। এই স্লিপ সাইকেল মাত্র 1.5 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টার হয়ে থাকে। एवरेज एक आदमी का स्लीप साइकिल 100 मिनट्स का होता है। গড়ে একজন ব্যক্তির স্লিপ সাইকেল 100 মিনিটসের হয়ে থাকে। तो नॉर्मली हम लोग जब ये सारा इतना सारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 चीज याद करनी है कि पहली बात, हम लोग साइकिल्स में सोते हैं। আপনাদের এত কিছু মনে রাখতে হবে না, শুধু একটা জিনিসই মনে রাখুন আর- যে আমাদের সাইকেলসে ঘুমাতে হবে। और वो जो साइकिल है वो 100 मिनट्स का होता है। আমাদের যে সাইকেল আমরা চিন্তা করি সেটা হলো 100 মিনিটসের ठीक है, সাইকেল। 100 मिनट्स और स्लीप साइकिल, 2 बात समझ में आ गया। 100 মিনিটস এবং স্লিপ সাইকেল এই দুটো জিনিস एक মনে बार রাখুন। गहरी नींद में गए, वापस आए, 100 मिनट चाहिए। 100 मिनट माना कितना घंटा हुआ? 1 आवर 40 मिनट्स। अगर 2 साइकिल सोएंगे तो 200 मिनट्स। 200 मिनट्स कितना होता है? 3 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, अगर 3 साइकिल सोएंगे तो 300 मिनट। कितने घंटे हो जाएंगे? 5 आवर्स। তো আপনারা প্রথম 1 ঘন্টা যদি প্রথম সাইকেলে যদি ঘুমান তাহলে হলো 100 মিনিট, দ্বিতীয় সাইকেলে ঘুমালে 200 মিনিট, তৃতীয় সাইকেলে হলো जैसा 300 मैंने মিনিট। कहा कि डेल्टा वेव जो होती है वो गहन निद्रा में होती है और सिर्फ डेल्टा वेव के टाइम में ही मनुष्य को बहुत रिफ्रेशमेंट की शक्ति मिलती है। उसके जो टिश्यूज होते हैं वो रीबिल्ड हो जाते हैं, उसके ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा एमिनेट होते हैं। ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखने की बजाय ये याद रखना कि डेल्टा वेव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक स्लीप साइकिल में पहले में 20 मिनट्स डेल्टा वेव होते हैं, दूसरे में भी 20 मिनट्स, तीसरे में 5 to 10 मिनट्स और 4 साइकिल में डेल्टा वेव नील हो जाती है। তো এত কিছু মনে না রাখার দরকার নেই। 20 minutes in first cycle, 20 minutes in second cycle, 5 to 10 minutes in third cycle, total 45 to 50 minutes। अगर आप 45 मिनट्स डेल्टा वेव आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल फुली चार्ज हो जाते हैं। दिन भर आपका बहुत सुंदर गुजरेगा। रात को 11 बजे सोए, 4 बजे उठे, 300 मिनट हो गया, 45 to 50 मिनट्स डेल्टा वेव मिल गया, आप एकदम फ्रेश होकर के सुबह उठ सकते हैं। उसके बाद अगर हम सोएंगे तो डेल्टा वेव नील होती है। তো আপনারা 11টার দিকে ঘুমান এবং 3:30টার সময় উঠুন, তো আপনারা খুব ভালোভাবে ডেল্টা ওয়েভ পেয়ে যাবেন। যদি 10:30 सोइए, 3:30 उठ जाइए, 11 o'clock सोइए, 4 बजे उठ जाइए, 3 साइकिल हो गया। उसके बाद तो सोना ही बेकार है, क्योंकि अगर आप सोएंगे डेल्टा वेव तो आएगी नहीं। तो ये चीज एक जानने लायक है। दूसरा ये है कि दिन में खाने के समय दोपहर को वी शुड हैव अबाउट 20 मिनट्स रेस्ट। তো আরেকটা কথা হলো দুপুরে খাবারের পরে 20 মিনিট রেস্ট। अगर लंच के टाइम में आपको वक्त नहीं मिलता है तो जब भी आप ऑफिस से आए 15-20 मिनट थोड़ा आराम कर लें। बस इतना आपको शरीर के लिए और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए चाहिए। स्लीप का बेसिक पर्पस, स्लीप से हम लोग नए स्किल सीखते हैं, वी लर्न न्यू स्किल्स। अगर स्लो वेव स्लीप आती है तो देन वी कैन लर्न न्यू स्किल्स। তো ঘুমের দ্বারা আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারি। तो पर्पस ऑफ स्लीप इज दैट वी शुड कीप बिल्डिंग द कैपेसिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। তো ঘুমের আবশ্যকতা सभी কেন? नई-नई चीज নতুন सीखना কিছু चाहते हैं। জানার জন্য। स्टूडेंट्स हमेशा सीखना चाहते हैं, बड़े लोग भी सीखना चाहते हैं। ऑफिस वाले जो मैनेजर होता है उसकी भी ट्रेनिंग होती है। अभी सिकंदर भाई हमारा मनोज भाई को लेके माउंट आबू जाएगा, वापस आएगा तो उसका कलकत्ता में ट्रेनिंग होगा। यानी कितना बड़ा भी अधिकारी हो जाए उसकी ट्रेनिंग होती है, कुछ न कुछ नई बात सीखना चाहता है। तो सोने का प्राइमरी पर्पस होता है कि हम नए नए स्किल सीखने की कैपेसिटी को बनाए रखें। अगर हम नहीं सोएंगे तो नए स्किल सीख नहीं सकते। আমাদের ঘুমের আবশ্যকতা হলো নতুন কিছু শেখা। যদি আমরা না ঘুমাই ঠিকমতো তাহলে আমরা নতুন কিছুও শিখতে পারবো না। नए स्किल सीखने के लिए एक चीज वैज्ञानिकों ने और नोट किया है, स्लो वेव स्लीप चाहिए। নতুন জিনিস শেখার জন্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে স্লো ওয়ে ঘুম দরকার, মানে খুব ধীর গতি সম্পন্ন ঘুমের দরকার।
स्लो वेव स्लीप पैटर्न्स। Slow स्लो वेव wave- का मतलब होता है अल्फा एंड डेल्टा वेव्स। স্লো ওয়েভ মানে হলো যে আলফা এবং ডেল্টা ওয়েভস। अगर अल्फा डेल्टा पैटर्न आप डेवलप कर लेते हैं तो इससे आपको क्रिएटिविटी बढ़ती है। যদি আপনারা আলফা এবং ডেল্টা স্থিতিটাকে ঠিক করতে পারেন তাহলে আপনাদের ক্রিয়েটিভিটি বেড়ে যাবে। तो स्लीप से भी आती हैं अल्फा डेल्टा वेव्स और राजयोग से भी आती हैं। ঘুমের দ্বারাও আলফা ডেল্টা চলে আসে এবং রাজযোগের দ্বারাও আলফা ডেল্টা স্থিতি চলে जैसे আসে। ही हम राजयोग शुरू करते हैं तो हमारी अल्फा डेल्टा वेव पैटर्न बिल्डअप होता है, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। তো আমরা যখন রাজযোগ করি তখন আমাদের ডেল্টা স্থিতি বাড়তে থাকে এবং আমাদের ক্রিয়েটিভিটি গুলো বাড়তে থাকে और स्ट्रेस खत्म हो जाती है। এবং আমাদের দুশ্চিন্তা স্ট্রেস শেষ হয়ে যায়। आप कभी योग करें, बड़ा अच्छा आप आधा घंटा योग करें या 10 मिनट भी योग कर लें, 5 मिनट भी कर लें, उसके बाद तो स्ट्रेस फील होता है योग के बाद कभी? আপনারা আধা ঘন্টা বা 20 মিনিট বা 10 মিনিট বা 5 মিনিট যখনই যোগ করুন না কেন এরপর কি স্ট্রেস অনুভব হয়? आप सभी लोग योग करते हैं ना? योग के बाद कैसा फील होता है যোগের পরে কি অনুভব হয়? जी? फ्रेश फील होता है। स्ट्रेस किसी को फील होता है योग में? कोई भी हो तो हाथ उठाओ। যোগে কারো স্ট্রেস অনুভব হয় কিনা হাত तो উঠান। बाबा ने हमको एक बहुत अच्छा, योग करने के बाद स्ट्रेस होता है क्या? যোগের কবি- সময় দুশ্চিন্তা হয়, যোগ किसी যখন को করেন नहीं, তখন कभी भी দুশ্চিন্তা আসে। योग करने का मतलब ही है ब्लिसफुल, पीसफुल एक्सपीरियंस होता है और स्ट्रेस भाग जाता है। যোগ করার অর্থ হলো যে সুখময় শান্তিময় অনুভূতি এবং দুশ্চিন্তা শেষ। तो स्ट्रेस तो गया স্ট্রেস তো চলে গেল और डेवलप होती है क्रिएटिविटी और इम्यूनिटी। এবং উন্নত হচ্ছে কি আমাদের ক্রিয়েটিভিটি এবং ইমিউনিটি। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधात्मक जो हमारी शक्ति है वो हमारी बढ़ जाती है। তো ইমিউনিটি মানে হলো যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেড়ে যাওয়া। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने जब ईजी चार्ट्स लोगों के देखे योग में और देखा अल्फा डेल्टा पैटर्न आता है, इसीलिए उसने कैट प्रोग्राम शुरू किया। कैट प्रोग्राम में क्या होता है? कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो हैं वो रिवर्स हो जाता है, यानी आपके हृदय में जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है ना, वो आर्टरीज का ब्लॉकेज फिर से क्लियर हो जाता है। তো ডক্টর সতীশ গুপ্তাজি তিনি আবিষ্কার করেছেন যে আমরা যখন ঘুমাই তখন আলফা এবং ডেল্টা স্টেজকে আবিষ্কার করেছেন এবং সেই স্টেজের দ্বারাই আমাদের ভেতরে হার্টের যে ব্লক আছে সেই ব্লকটা তিনি एक बार খুলে দিতে आर्टरी পারেন। ब्लॉक होती है तो 2 लाख रुपए का बाईपास ऑपरेशन करना पड़ता है। ব্লক হলে পরে আপনাদের তো বাইপাস অপারেশন করতে सतीश হয়। गुप्ता के पास जाइए, 7 दिन का कोर्स कीजिए और आपका आर्टरी ब्लॉकेजेस कम होना शुरू हो जाएगा। पहले अपना एंजियोग्राफी कराइए, 90% 95% ब्लॉक है। 6 मंथ्स के बाद एंजियोग्राफी कराइए तो 70% रह जाता है। आफ्टर 1 ईयर यू गेट एंजियोग्राफी डन, योर आर्टरीज आर एब्सोल्युटली क्लियर। তো আপনারা যখন প্রথমে এনজিওগ্রাম করাবেন তখন দেখা যাবে 95% রয়েছে আপনাদের ব্লকেজ। এরপর যখন 6 মাস পরে আবার করাবেন তখন দেখা যাবে 75% রয়েছে। এরপর যে রাজযোগ করতে করতে 1 বছর পরে দেখা যাবে যে আপনাদের হার্টের Within ব্লকেজ 1 year, ক্লিয়ার। all blockages clear। 1 বছরের মাঝেই সমস্ত ব্লক একেবারে পুরোপুরি डॉक्टर পরিষ্কার। अब्दुल कलाम ने जब डीआरडीओ चीफ थे तो डॉक्टर सतीश गुप्ता को फंडिंग किया डीआरडीओ से और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 5 साल में उन्होंने 7,500 केसेस ठीक किए তো और उसको राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में बुला के और अपने हाथ से उसको लाइफ टाइम अवार्ड दिया। তো ডক্টর সতীশ গুপ্তাজি এবং সেই সাথে এপিজে আব্দুল কালাম দুজনে মিলে এই প্রজেক্টটা শুরু করেছিলেন 5 বছর আগে। তো 7,500 লোকের সফল চিকিৎসা করেছিলেন এবং সেই জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে ডক্টর সতীশ গুপ্তাজিকে পুরস্কৃত तो করেছিলেন। विदाउट मेडिसिन आर्टरी ब्लॉकेज इज क्लियर। বিনা ওষুধে Indian আর্টারি lifestyle। ব্লকেজ পুরোপুরি পরিষ্কার। इसीलिए उसको राष्ट्रपति ने आकर के अपने राष्ट्रपति भवन में प्राइज दिया था। ताली बजाओ डॉक्टर सतीश गुप्ता के लिए। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ उन रोगियों को राजयोग सिखाया बहुत अच्छी तरह, उनको थोड़ा एक्सरसाइज करना सिखाया, राजयोग मेडिटेशन सिखाया और डाइट की प्योरिटी, अच्छा डाइट जो हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर करने वाला हो, सात्विक आहार, सात्विक विचार सिखा दिए और सब हार्ट पेशेंट ठीक हो गए। তো ডক্টর সতীশ গুপ্তাজি খুব ভালোভাবে রোগীদেরকে মেডিটেশন শিখিয়েছিলেন, সেই সাথে শুদ্ধ ভোজন শুদ্ধ চিন্তন কিভাবে আমরা করব তা শিখিয়েছিলেন এবং এগুলোর দ্বারাই তিনি এত রোগীর হার্টের ব্লকেজ পুরোপুরি ক্লিয়ার করেছেন।
सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बाबा की याद का तरीका सीख जाते हैं সবচেয়ে বড় কথা হলো বাবাকে ইয়াদ করার পদ্ধতি যদি আমরা শিখে যাই और उस याद को हम विधिवत याद से जो किरणें बाबा से हम याद में लेते हैं, अगर उन किरणों को हार्ट की ओर ओरिएंट कर दें तो हार्ट की ब्लॉकेजेस ठीक हो जाती हैं। তো বাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে যদি আমরা আমাদের হৃৎপিণ্ডে যদি থ্রো করি ফেলে সেই শক্তি যদি আমরা হৃৎপিণ্ডের মাঝে যদি নিয়ে আসি তো তখন আমাদের হার্টের ব্লকেজগুলো ধীরে ধীরে ক্লিয়ার और হয়ে इसका যাবে। मेन कारण है कि जब हम योग करते हैं तो अल्फा डेल्टा पैटर्न डेवलप होता है। এর মেইন কারণ হলো এর প্রধান কারণ হলো যে আমরা যখন যোগ করি তো ডেল্টা প্যাটার্ন আলফার প্যাটার্ন পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায়। हम जब चाहें किसी भी स्थान पर जब चाहें जितना समय चाहें अल्फा पैटर्न तो पैदा कर ही सकते हैं। আমরা যখন চাই যেভাবে চাই যতটুকু চাই আমরা আলফা প্যাটার্নকে আমরা তৈরি করতে পারি। और दादी লাগাতে পারি। जानकी तो जब चाहे डेल्टा पैटर्न पैदा कर सकती है। দাদি জানকি জি যখন চান তখনই ডেল্টা প্যাটার্নকে তৈরি করতে পারেন। अल्फा रिदम जब आप डेवलप कर लें, एक रिदम होती है लेफ्ट और राइट ऑक्सीपिटल सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। তো আলফা ডেল্টা প্যাটার্ন বাম দিক থেকে নিষ্ক্রিয় হয় নিঃশেষিত হয়। Rhythm means both the sides of the brain they vibrate at the same frequency. তো এর মানে হলো যে ব্রেনের দুই পাশ থেকে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো বাড়তে থাকে। यानी ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल है, ये राइट है, तो दोनों ऐसे ऐसा वाइब्रेट होता है, तो इट इज कॉल्ड रिदम। नॉर्मली ये ऐसे ऐसा वाइब्रेट होगा और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, अलग अलग वाइब्रेट करते हैं। इसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो अलग अलग वाइब्रेशन होता है तो स्ट्रेस होती है, एक ही जैसा वाइब्रेशन होता है उसको रिदम कहते हैं, और आप रिफ्रेश फील करते हैं, आप ब्लिसफुल स्थिति का अनुभव करते हैं। তো ব্রেনের দুই পাশে যখন খুব বেশি পরিমাণে স্পন্দন গতি যখন খুব বেড়ে যায় তখন সেটিকে বলা হয় স্ট্রেস, যখন স্পন্দন ধীরে ধীরে কমে যায় তখন সেটিকে বলা হয় রিদম। मैंने बहुत बार ईजी करवा के देखा है, जो भी मैं आपको सुनाऊंगा वो मैं कोई डॉक्टर की बात नहीं सुनाता हूँ, सुनी सुनाई, जो अनुभव करके देखा हो वो सुनाने से सहज और अच्छा लगता है। তো যেটি আমরা আমি দেখেছি সেটি আমি অনুভব করে আপনাদের দেখাতে চাই। तो बहुत खुशी होती है जानकर कि आजकल साइंटिफिक मीटर्स बन गए हैं जो आपकी हैप्पीनेस ऑफ माइंड और साइलेंस ऑफ माइंड को मेजर कर सकती है। তো এই জিনিসটা শুনে খুব ভালো লেগেছে যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কিছু মেশিন তৈরি করা হয়েছে যেগুলোর দ্বারা সুখময় অনুভব করা যায়, आज শান্তিময় हम অনুভব मनोज করা भाई के যায়। साथ थोड़ा कार में सफर कर रहे थे इकट्ठे, तो हमने बताया कि मेरे पास एक हैप्पीनेस मीटर है, अगरतला में भी लेके आया, यहाँ तो मैं नहीं लेके आया, लेकिन हम जब प्रोग्राम कराते हैं तो एक मीटर हमारे पास है, बहुत इजी मीटर है वो, तो आपकी ब्रेन वेव्स को नाप लेता है, स्किन रेजिस्टेंस को नाप लेता है, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि जिस व्यक्ति को हम नाप रहे हैं उसके माइंड में कितना हैप्पीनेस है, तो उसका नाम रखा है हैप्पीनेस मीटर। তো তো আমি একটি মেশিন নিয়ে আসছি যে মেশিনটার নাম হলো হ্যাপিনেস মিটার। हमने मनोज भाई से बात किया कि नेक्स्ट टाइम वो बैंक में प्रोग्राम रखाएंगे तो हम हैप्पीनेस मीटर लेके आएंगे और उनके बैंक वालों की टेस्टिंग करेंगे। এবং আমি মানুষ ভাইকে বলেছি যে সেই মিটারটা এর পরবর্তীতে আমি যখন আসবো তখন ব্যাংকে প্রোগ্রাম করবেন এবং সেখানে আমি প্রত্যেককে यहाँ लाएंगे तो क्लास वाले भी चेक कर सकते हैं। আপনাদেরকেও তো দেখানো যাচ্ছে সেই মিটার। अब मैं लास्ट में दादी जानकी का एक अनुभव सुना के इस आज की चर्चा को पूरा करेंगे हम। আজ আমি দাদি জানকীজির এক অনুভবকে শুনিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করব। लंदन में एक बार एक व्यक्ति रहता है, उसका वैसे तो वो इजराइल का रहने वाला है, उसका नाम है मिस्टर यूरी। তো লন্ডনে একজন ব্যক্তি ছিলেন তার নাম ছিল মিস্টার জুরি। यूरी को कुछ एक गिफ्ट है, वो अचानक उसे कोई कहीं वो इंजर्ड हो गया था या कुछ, उसको एक गिफ्ट है कि वो जब चाहे डेल्टा वेव पैदा कर सकता। তো ওনার একটা গিফট ছিল যে তিনি যখন চাইতেন वो राजयोगी नहीं है, वो राजयोगी नहीं है, लेकिन वो डेल्टा वेव पैटर्न करने का उसको एक हुनर है उसके अंदर। তো তার কাছে একটি শক্তি ছিল যে তিনি যখন চাইতেন তিনি ডেল্টা ওয়েভকে জাগ্রত করতে পারতেন। और তিনি उस हुनर জাগ্রত में एक बार एक बहुत बड़े हॉल में एक दादी जानकी को इधर बिठाया गया और मिस्टर यूरी को इधर बिठाया गया, दो कुर्सियां हैं ना, और बीच में मैं जैसे कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ, तो जो प्रोग्राम कन्वे कर रहा था उसने कहा मिस्टर यूरी, वी हैव बीन टोल्ड दैट यू कैन डेवलप डेल्टा वेव्स एंड यू कैन डू लॉट ऑफ मैजिक, डेमोंस्ट्रेट, कुछ शक्ति अपनी शक्ति करके दिखाई। तो यूरी ने क्या किया मैं आपको सुनाता हूँ, बोलिए। তো সেই অনুষ্ঠানে
এক পাশে দাদি জানকীজিকে বসানো হয়েছিল এবং আরেক পাশে মিস্টার জুরিকে বসানো হয়েছিল। মাঝখানে আমি কোঅর্ডিনেটরের কাজ করছিলাম। তারপরে সেখানে বলা হলো যে মিস্টার জুরি, আপনি তো ডেল্টা স্থিতি তৈরি করে খুব ভালো কাজ করেছেন। दादी जानकी को और यूरी को दोनों पे एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया हुआ है। দাদি জানকীজি এবং মিস্টার জুরিকে আলাদা আলাদাভাবে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম লাগানো হয়েছিল। एक ऐसा कर्टन इधर लगा था, एक कर्टन इधर लगा हुआ था, दोनों में उनके ईजी चार्ट दिखाई दे रहा था। তো দুটো মেশিন দুই পাশে লাগানোর পরে দুই সাইডে ইজি চার্ট দেখা যাচ্ছিল দুজনে। तो यूरी ने ऐसा किया और एकदम उसने देखा कि उसका डेल्टा पैटर्न ऐसा होता है। एक तरफ यूरी का 3.5 हर्ट्ज पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, दूसरा 1.5 हर्ट्ज पर, यानी लेफ्ट राइट ऑक्सीपिटल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर थे, 1.5 और 3.5 पर, लेकिन डेल्टा वेव आ गया। और यूरी ने कहा कि अच्छा ठीक है। एक सामने को भाई खड़ा था, उसको लोग बैठे हुए थे। भाई को उसने बुलाया कि आपके पास कार की चाबी है? बोला हाँ मेरे पास है। कि अपना चाबी मुझे दीजिए। तो भाई कार वाले ने उसको यूरी को चाबी दे दिया और यूरी को जैसे चाबी दिया गया तो यूरी ने अपने हाथ में ऐसे चाबी रखा और उसको दृष्टि देना शुरू किया। अब थोड़ी देर बाद उसने उसको दृष्टि को कहा कि टिल्ट टिल्ट बोलता है वो, और वो जो चाबी जो है वो ऐसे टिल्ट हो, यानी वो डेल्टा वेव भले अलग अलग पैटर्न था उसका, 1.5 3.5 था, लेकिन उसने जैसे उसको आदेश दिया कि टिल्ट हो जाए तो चाबी ऐसा टिल्ट हो गया। जैसी चाबी टिल्ट हुई, स्टील की चाबी थी, सभी लोग बहुत जोर जोर से ताली बजा रहे थे। और जिसकी चाबी थी उस बेचारे का मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि मैं कार कैसे स्टार्ट करूंगा, अभी तो चाबी कार में जाएगी नहीं। তো সেখানে কি হলো, ওনার ফ্রিকোয়েন্সি না হলো, এক পাশে বাম সাইডে 1.5 এলো এবং ডান পাশে 3.5 এলো। তো ফ্রিকোয়েন্সিটা হালকাভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। এরপর তিনি একজন সামনে বসা লোককে ডেকে বললেন যে আপনার পকেটের গাড়ির চাবিটা একটু দিন তো। তো সেই লোকটিও স্বাভাবিকভাবে দিয়ে দিল। তো এরপর তিনি চাবিটা হাতে নিয়ে দৃষ্টি দেওয়া শুরু করলেন। তো চাবিটা হাতে নিয়ে দৃষ্টি দিতে দিতে তিনি বললেন, চাবিটাকে অর্ডার করলেন যে বেঁকে যাও বেঁকে যাও। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে চাবিটা সত্যি সত্যি পুরোপুরি বেঁকে গেল। आज जब टिल्ट हो गई तो वो तो बेचारा रोने लगा कि मेरा कार अभी स्टार्ट नहीं होगा। তো ওই লোকটাও फिर यूरी ने कहा वेट वेट, फिर उसने कहा कि चाबी उसने दोबारा रखी, जो टिल्टेड चाबी थी, उसने कहा स्ट्रेट स्ट्रेट, एकदम थोड़ी देर में चाबी ऐसी सीधी हो गई। তো এরপর এই ঘটনার পর অনেক লোক হাততালি দিল, কিন্তু যে ব্যক্তিটির চাবি ছিল সেই লোকটা কাঁদতে শুরু করে দিল। তো এই অবস্থা দেখে মিস্টার জুরি বললেন যে আপনি কাঁদবেন না, আপনার চাবি এখনই ঠিক হয়ে যাবে। তো এরপর তিনি চাবিটার দিকে তাকিয়ে বললেন যে সোজা হয়ে যাও সোজা হয়ে যাও। দেখা গেল যে সত্যি সত্যি চাবিটা সোজা হয়ে গেল। फिर उसने कोऑर्डिनेटर ने दादी जानकी को बोला, देखो दादी, यूरी ने क्या कमाल करके दिखाया, स्टील का चाबी टेढ़ा कर दिया और सीधा कर दिया। अब आप तो 70 साल से योग करते हैं, तो कुछ करके दिखाइए ना। তো সেখানকার যে কোঅর্ডিনেটর ছিল তিনি দাদিজিকে বললেন, দেখুন দাদিজি, জুরি কত কিছু ভালো কিছু করে দেখালেন, যে একটা সোজা চাবিকে বাঁকালেন আবার বাঁকা চাবিটাকে সোজা করে দেখালেন। তিনি খুব ভালো কিছু করেছেন। আপনি তো 70 বছর ধরে যোগ করছেন, আপনি কিছু করে দেখান। दादी जानकी ने कहा भाई ये स्टील की चाबी टेढ़ी करना सीधी करना ये सब जादू मुझे नहीं आता है, ये सब टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं आता है। তো দাদি বললেন যে এই চাবিকে সোজা করা বাঁকা করা এইসব আমার দ্বারা হবে না, এইসব জাদু মন্ত্র আমার কাছে নেই, আমার কাছে সময় নষ্ট করার মতো কোনো কিছু নেই। तो वो कहती दादी कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखो 5000 लोग बैठे देख रहे हैं, आप तो 70 इयर्स का योग करने वाला है, दादी कुछ तो करिए। তো ওই লোকটা বলল যে দাদি 5000 লোক আপনার সামনে বসে আছে, আপনি 70 বছর ধরে যোগ করছেন, আপনাকে তো কিছু করেই দেখাতে হবে। तो दादी जानकी ने कहा अच्छा भाई तुम जरूरी कह रहे हो, तो उसने कहा पेपर लाओ, और पेपर पर दादी ने कुछ लिख के दिया। वो लिखा हुआ था कि मैं इसको डबल लाइट सिद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। তো এরপর দাদিজি বললেন যে ঠিক আছে, আমার সামনে আমার কাছে একটা কাগজ নিয়ে আসো। कोऑर्डिनेटर के हाथ में रख दिया और उसको जेब में डाल दिया गया। तो मैंने आपको बता दिया, किसी को बताया नहीं, बस लिखकर उसको दे दिया। তো এরপর দাদি সেই কাগজে লিখলেন যে আমি সবাইকে ডাবল লাইট স্থিতি অনুভব করাবো। এই কথাটা লিখে তিনি কোঅর্ডিনেটরকে বললেন এবং সেই সাথে বললেন যে এটা আপনার পকেটে রেখে দিন। और यूरी को बोला देखो भाई यूरी तुम मेरे सामने बैठ जाओ। तो यूरी को सामने बिठा दिया, जैसे दीदी को कुर्सी इधर कर दिया, इधर दादी बैठी रही, और यूरी को उसने कहा देखो यूरी तुम मुझे देखो, मैं आपको दृष्टि दूंगी, बस आप दादी को देखते रहना। और 10 मिनट जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम को दादी ने कांस्टेंट दृष्टि दिया था, ऐसे यूरी को दादी ने 10 मिनट दृष्टि दिया और वाइब्रेशन दे रही है। उसका पीछे ईजी चार्ट बना हुआ है,
ईजी चार्ट में 2 हर्ट्ज दोनों तरफ, इधर यूरिक में 1.5 3.5 है, उधर 2 हर्ट्ज का। तो सिमिलर रिदम है। 2 हर्ट्ज माना ये भी 2 बार ऐसा करेगा, तो ये भी 2 बार ऐसे करेगा, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। तो यूरिक का तो ऐसे ऐसे चल रहा है और दादी का ऐसे ऐसे चल रहा है। दैट वाज द डिफरेंस। एंड देन 10 मिनट दृष्टि दिया दादी ने, और मैं वहाँ बैठ के वीडियो देख रहा था। तो जो यूरिक का चार्ट है ना, ईजी चार्ट, उसमें 10 मिनट के बाद यूरिक का चार्ट जो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था। तो जैसे ही दोनों का चार्ट 2 हर्ट्ज एंड 2 हर्ट्ज हो गया, और यूरी का चेहरा देखो सब खिला हुआ था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास शाइनिंग ब्राइट। तो दादी ने कहा, अच्छा यूरी भाई बताओ कैसा अनुभव हुआ आपको? और सब पब्लिक, पूरी 5000 की पब्लिक देख रही है, और यूरी को एक्सपीरियंस पूछा गया। तो यूरी ने बोला, आप शॉर्ट में ट्रांसलेट कर देना, कि दादी दिस हैज बीन द मोस्ट ब्लिसफुल इवेंट ऑफ माय लाइफ, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो कहता, क्या हुआ आपको? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। कहता, मुझे ऐसा लगा पहली बार कि मुझे अचानक मेरा देह रहा ही, दिस बॉडी जस्ट वेंट अवे एंड आई वाज टर्न्ड इनटू अ बॉडी ऑफ लाइट। एकदम लाइट का आकार का मेरा बॉडी बन गया, और एकदम मुझे बहुत लाइटनेस की फीलिंग होनी शुरू हो गई। फिर और कुछ हुआ क्या? बोला, हाँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे एक और बड़ी लाइट दिखाई दी। यानी देखिए, उसको पता नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ नहीं जानता। दादी सिर्फ दृष्टि दे रही है, उसकी फ्रीक्वेंसीज डेल्टा वेव की एडजस्टमेंट हुई, जो दादी को संकल्प है उसको पहुंचता है। पहले उसको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है, फिर उसको बाबा की बड़ी लाइट दिखाई देती है। Then he says that big light, I was sitting in the lap of that light, and I was feeling double light. That double light was wonderful. It was wonderful. इसका चेहरा में देखो, ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं। विदाउट ट्रांसलेशन सब में समझ गए। अभी दोबारा करेंगे, अभी दोबारा करेंगे तो बाकी लोग ताली हो जाएगा। তো সেখানে বসে দাদিজি কি করলেন, দাদিজি সেই কাগজটা দেবার পরে দাদিজি সেই মিস্টার জুরিকে বললেন যে আপনি আমার সামনে বসুন, আমি আপনাকে দৃষ্টি দেব। তো দাদিজি দৃষ্টির সাথে সাথে ধীরে ধীরে ওনার ফ্রিকোয়েন্সিটাও কমে গিয়ে দুপাশেই 2 হয়ে গেল। মানে দাদিজির যে ফ্রিকোয়েন্সি, মিস্টার জুরিরও সেই ফ্রিকোয়েন্সি দেখা গেল। তো এরপরে দাদিজি জিজ্ঞেস করলেন যে আরো কি অনুভব করেছো? তো বললেন যে প্রথমে আমি অনুভব করলাম এই। তো এর মানে হলো যে মিস্টার জুরি প্রথমে আত্মা অনুভব করেছেন, এবং তারপর নিজের যে ফরিস্তা স্বরূপ, সে স্বরূপ অনুভব করেছেন, এবং তারপর শিব বাবার যে অনুভব সেটা করেছেন। তো তিনি বললেন, দাদি জিজ্ঞেস করলেন আর কি অনুভব করেছো? তো উনি বললেন যে মনে হলো যে আমি আমার সামনে একটা লাইট দেখতে পেয়েছি আমারই মতো। আমার মনে হলো যে আমি সেই লাইটের কোলে বসে আছি, এবং আমার ভেতরে অনেক সুখ লাগছে, অনেক আনন্দ অনুভব হচ্ছে। अभी आप ताली नहीं बजाना, अभी नेक्स्ट मैच। उसके बाद सारी पब्लिक ने कहा कि दादी आपने अकेली यूरी को अनुभव कराया है, हम सब यहाँ क्या करने के लिए आए? दादी कुछ हमको भी अनुभव कराओ। तो सभी को दादी ने कहा हो कि सब शांति से बैठ के और दादी से दृष्टि लेंगे, और दादी आपसे दृष्टि देगी। फिर दादी ने 10 मिनट सब पूरे 5000 लोगों को दादी ने दृष्टि दिया। ऐसा भी एक बार फिर ऐसे दृष्टि दिया, सबको बहुत गहन शांति का, बहुत हल्केपन का अनुभव होना शुरू हो गया, और सब इतने खुश थे कि वाह दादी, आज तो कमाल हो गया, आज तो कमाल हो गया। अभी आप ताली बजा सकते हैं। এরপর দাদি জানকীজি, যখন দাদি জানকীজিকে বলা হলো যে দাদিজি আমরা এতক্ষণ ধরে সবাই বসে আছি, আপনি শুধু ওনাকেই একা অনুভব করালেন, আমাদেরকে কিছু অনুভব করান, নাহলে আমরা কেন এসেছি? তো এরপর দাদিজি বললেন, ঠিক আছে, আপনারা সবাই শান্তিতে বসে যান, পুরোপুরি শান্ত হয়ে বসে যান। এরপর দাদিজি বাম দিক থেকে ডান দিকে একবার, ডান দিক থেকে বাম দিকে একবার, এমনি ভাবে পুরো 10 মিনিট সবাইকে দৃষ্টি দিলেন, পুরো 5000 লোককে দৃষ্টি দিলেন, এবং সবাই সেদিন অনেক আনন্দ স্বরূপ অনুভব করেছিল, অনেক আনন্দ, অনেক সুখের অনুভব করেছিল। इस प्रकार जब हम योग करते हैं तो लेफ्ट ऑक्सीपिटल को शांति की अनुभूति चाहिए। आमतौर पर जब हम बीज रूप में जाने का प्रयास करते हैं, शुरुआत होती योग की, तो हम बीटा वेव से अल्फा वेव में तो आ जाते हैं, लेकिन अगर केवल शांति का अनुभव करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी अलग चलेगी और राइट फ्रीक्वेंसी अलग चलती है। और अगर हम सुख और शांति दोनों का अनुभव करें, हमारे राइट ऑक्सीपिटल को सुख की अनुभूति चाहिए। तो अगर आप बाबा से
सुख की अनुभूति लेते हैं या प्रेम की अनुभूति लेते हैं और आप शांति की अनुभूति लेते हैं, तो दो अनुभूतियाँ इकट्ठी जब होती हैं तब दोनों जो ऑक्सीपिटल्स होते हैं वो ऐसे एक साथ वाइब्रेट करते हैं। तो शांति की और सुख की दो अनुभूतियाँ साथ साथ हों, यानी अगर हम फरिश्ता स्वरूप में बैठते हैं तो फरिश्ता स्वरूप में बैठने से आपका रिदम मेंटेन होता है, दोनों साइड सेम फ्रिक्वेंसी होगी और अल्फा रिदम पैदा होता है और हमें से कोई भी नया भी पुराना भी योग करने वाला अल्फा रिदम तो जनरेट कर ही सकता है। और अगर हम अच्छा योग का गहन अभ्यास आदि जानकी की तरह लंबे समय तक हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम डेल्टा वेव भी पैदा कर सकते हैं। डेल्टा वेव पैदा करने से, डेल्टा रिदम पैदा करने से क्या होता है कि हम टेलीपैथिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्फा रिदम में हम खुद सुख शांति की अनुभूति करते हैं, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करते हैं, और डेल्टा रिदम में हम डबल लाइट का अनुभव तो करते ही हैं, पीसफुल ब्लिसफुल होकर के दूसरे व्यक्ति को भी पीस और ब्लिस दोनों का अनुभव करा सकते हैं। इट इज कॉल्ड टेलीपैथिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहाँ बैठा हुआ आपकी मनस्थिति को चेंज कर दूं, जैसे दादी जानकी ने यूरी को कराया, सभा को कराया। तो दादी जानकी की ये विशेषता है, शी इज कॉल्ड एज द डेल्टा लेडी ऑफ द सन। शायद एक पहली महिला है इस संसार में जो जब चाहे तब डेल्टा वेव पैदा कर सकती है और डेल्टा रिदम पैदा कर लेती है। उसका बहुत जगह अमेरिका में कई जगह ईजी टेस्ट हुआ है। अल्फा रिदम का तो मैंने भी बहुत बार अनुभव किया और उसके ईजी चार्ट में चेक किया है, लेकिन दादी की विशेषता है कि डेल्टा रिदम पैदा कर लेती है। और जब हमारे बीच में दादी आएगी तो क्या पैदा होगा? हम सबको देखो, अल्फा रिदम करना तो हमको भी आता है, हम सभी योगी लोग हैं, लेकिन दादी जब आती है तो डेल्टा रिदम की अपनी शक्ति से हमको शक्तिशाली बना देती है और हमको भी डेल्टा रिदम का बहुत सुखद और बड़ा शक्तिशाली, बड़ा आनंदमय अनुभव करा सकती है। तो हम सब आह्वान करेंगे दादी जानकी का कि दादी जानकी हमारे बीच आए और हम सभी को योग की गहन अनुभूतियां भी कराएं। और दादी जानकी की विशेषता है कि ज्ञान को समझाने का, बहुत सूक्ष्मता से समझाने का दादी जानकी का बेस्ट तरीका है। शी इज द बेस्ट टीचर ऑन द योग। तो दादी जानकी यहाँ आएगी तो हमें ज्ञान के कई नए नए राज भी समझाएगी और योग की बहुत श्रेष्ठ अनुभूतियां भी कराएगी। तो हम सब ये संकल्प लेंगे कि दादी जानकी का आवाहन करेंगे। एक डेट टाइम फिक्स कर लो सब कि दिसंबर में हमको दादी जानकी को बुलाना है। तो जब योग में बैठेंगे तो एक आवाहन करना है कि दादी जानकी मंच पर बैठी। अशोक भाई नहीं है, हाँ, दादी जानकी आई हमारे बीच में और वो रोज योग में जब भी आप आधा घंटा पौना घंटा योग करते हैं तो लास्ट के 5 मिनट 40 मिनट अपने लिए कीजिए, क्योंकि बाबा को याद करेंगे तभी तो आपको अनुभूति होंगी। दादी जानकी को याद करने से अनुभूति नहीं होगी, आप बाबा को याद करने से अनुभूति होती है। लेकिन साथ साथ क्योंकि हम सबकी शुभ इच्छा है कि दादी जानकी आए, तो लास्ट के 5 मिनट में बाबा के पास बैठकर बाबा को संकल्प लें और अपने सामने मधुबन को विमर्श करें। ये बाबा, तो मधुबन में जो दादी जानकी बैठी है उसके इधर बांग्लादेश में भेज दो। तो मधुबन से दादी जानकी ढाका में आ रही है, बाबा दादी जानकी को कह रहा है कि दादी जानकी आप ढाका में आइए। तो दादी जानकी को सचमुच ऐसा महसूस होगा कि कोई उसका आवाहन पुकार रहा है। कल जाने से पहले, कल कितने बजे भेज रहे दीदी? कितने बजे? 11 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो सुबह क्लास में तो रहेंगे, सुबह क्लास में कल आपको अनुभव कराएंगे कि बाबा कभी कभी मधुबन निवासियों से कैसी कैसी सेवा लेता है और यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में कैसे सेवा हो जाती है। इसका अनुभव कल आपको क्लास में आपसे शेयर करेंगे। अभी तो यही हम पूरा करते हैं कि हम सभी दादी जानकी का आवाहन करेंगे। दादी जानकी यहाँ आएगी और हम सबको डबल लाइट का अनुभव, जैसा यूरी को कराया, वहाँ लंदन में 5000 लोगों को कराया, ऐसे ढाका की भी हम मेगा प्रोग्राम में 5-10 हजार लोग इकट्ठे करें और 10,000 के 10,000 आत्माओं को दादी वैसा भी अनुभव कराए। ये हमारी दादी को बाबा का वरदान है। 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कोई चिंता नहीं हो, सबका अनुभव करा सकती है। तो ऐसा ढाका की अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए हम दादी जी का आह्वान भी करेंगे और रोज अच्छी तरह से बाबा की याद में बैठेंगे। कल सुबह फिर आपको क्लास में बताएंगे कि कैसा याद करने से उसको पहुंचता है और फिर वो आती है आत्मा, किसी भी आत्मा को टच करने का तरीका क्या होता है। एक होता है टेलीपैथिक ट्रांसफॉर्मेशन करने का, वो आप
दादी जान की करती है। एक होता है टेलीपैथिकली किसी को टच करने का, वो हम सब कर सकते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है। टेलीपैथिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। दादी की बच्चे हैं, हम दादी जैसे ही हैं, लेकिन दादी का तो 70 वर्ष का तप है, लेकिन हम दूसरों को टच भी कर सकें, दूसरों का कल्याण कर सकें और अपना सुखद अनुभूतियों का अनुभव हम जब करते हैं तो उससे कैसे सेवाएं होती हैं, इसका अनुभव कर आपको सुने। वो विषय তো আমরা কালকে ইচ্ছে নেই ভাইজিকে দেওয়ার, তারপর ড্রামাতে সেই খেলা তো আছে বাবা, আজকে তো গীত বলেছিলি এই ড্রামা বানা বানায় খেল হে, তো এই খেলার অনুসারে তো পাঠাতে তো হবেই। তো তার জন্য আমরা কি আশা রাখবো? হ্যাঁ, আমরা কি বলবো ভাইজিকে? আবার আসবে, কবে আসবে? হ্যাঁ, এক মাস তো থাকবে, আগে আসতে হবে তো, আসলে না এক মাস থাকবে, তো কবে আসবে আবার? দাদির সাথেই আসবে, দাদির সাথেই আসবে। তো আমরা সে আশা করছি। তো আমরা সবার পক্ষ থেকে ভাইজিকে আমরা সেই এই সুর পরিবারের পক্ষ থেকে, একাডেমি ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আমরা ছোট্ট একটা গিফট দেবো।